सो हेलो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेंस का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा आप लोग का। तो हम लोग पूरे सीएसएम की टीम आपके साथ इस वक्त है। जो आप पीछे हमारे बैनर देख रहे हैं, 71वीं बीपीएससी मेंस में आया है सीएसएम का तूफान। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा अभी क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको, उसको बताएंगे भी एंड सोर्सेज भी दिखाएंगे उसको। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लगभग लगभग हमारे सब कुछ क्लासरूम से आए हैं, हमारे मटेरियल से आए हैं। उसका भी प्रूफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले निहित सर तो अभी थोड़ा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग ये वीडियो में आए हैं। हमारे पॉलिटी एंड साइंस के हमारे द मोस्ट सीनियर फैकल्टी। ठीक है। एंड ये वही आदमी है जिनको बीपीएससी के इतिहास में जीएस 2 में सबसे ज्यादा नंबर मिला हुआ है। ठीक है। तो आपसे अब ये जीएस 2 का पूरा पेपर दिखवाएंगे एंड बताएंगे कहां कहां से क्वेश्चन आया है। तो शिवानंद सर ये लीजिए माइक एंड प्लीज प्रोसीड कर दीजिए आगे। धन्यवाद निशांत सर। हालांकि बच्चे आप लोग नीत सर का वेट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ फैमिली इमरजेंसी के चलते सर आज आउट ऑफ टाउन है तो नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पेपर जो रहा है आज का काफ़ी एनालिटिकल रहा है। और ये पेपर ऐसा है, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है, उनको समझा है, तो जब तक आपको उसका एप्लीकेशन नहीं आता, जब तक आपको उसको यूज़ करने नहीं आएगा, तब तक आप इस पेपर में अच्छे से आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चंस कुछ कुछ डायरेक्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको उसका एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलिटी क्वेश्चन देखिए हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी इजी क्वेश्चन है, और कुछ दिन पहले सर ने यूट्यूब पे वीडियो डाला था जिसमें सारे क्वेश्चन जो आने वाले थे, गेस्ट क्वेश्चंस को सर ने प्रिडिक्ट किया था। और फिर सबसे पहला क्वेश्चन यही था। सर ने बताया था कि ये 50 ईयर्स इसको अभी 2026 में कंप्लीट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन के आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और लगातार आप देख सकते हैं कि सर ने क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया भी है और फ्लो चार्ट के थ्रू इसको डिस्कस भी किया है। तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी डिबेट हमेशा से न्यूज़ में रहता है, खास करके जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे धनखड़ साहब, उनके समय में काफी न्यूज में था ये पार्लियामेंट और जुडिशरी का डिबेट, जो सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसमें दोनों के लिए क्या अरेंजमेंट है। तो ये भी सर ने काफी अच्छे से आप देख सकते हैं क्लास में डिस्कस किया है। सेपरेशन ऑफ पावर, मोंटेस्क्यू का जो स्पिरिट ऑफ लॉज है उसके साथ सर ने डिस्कस किया है। और ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपको एग्जाम में +2 दिलवाएगा। यही डिफरेंस होता है कि आप इसको किसी टॉपिक को पढ़िए या फिर किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। तो अच्छे से पढ़ने, अच्छे से लिखने का जो मतलब है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिट के बारे में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछले साल भी आर्टिकल 32 से क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर में, वापस से रिट से पूछा गया है। तो काफी अच्छे से सर ने इसको पढ़ाया है और समझाया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफी फैक्चुअल है, लेकिन एग्जाम में आपको इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि इसे पूछा है कि इसमें से किसी 3 रीड के बारे में आप हम लोग को समझाइए क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ये काफी हॉट टॉपिक था, खास करके अभी हाल फिलहाल में काफी जुडिशियल न्यूज में था, तो एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सर ने इसको भी काफी अच्छे से क्लास में कराया है। और जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जुडिशियल रिव्यू को हम लोग हमेशा देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो बहुत ही थिन लाइन पे बेस्ड है। खास करके जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच का जो एक जुडिशियल रिव्यू है वो काफी हमारे लिए न्यूज में रहता है। इसका जो संविधान से एक प्रावधान आता है वो भी, और जो हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगातार सरकार और जुडिशरी के बीच में, तो वो दोनों का एक काफी अच्छा है कि क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन। ये काफी न्यूज में था। हमको लगता है कि 1 महीना पहले सर ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसके बारे में अपडेट डाला था कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए आपके एग्जाम में आ गया और काफी अच्छे से हम लोगों ने इसको कवर भी किया था। 16 फाइनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन आया है, बिहार का इसमें क्या है। बिहार का इसमें शेयर थोड़ा सा घट गया है, 10.052 से घट करके 9.56 के आसपास हो गया है। तो इसको भी सर ने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। एक नया डेमोग्राफी वाला जो फैक्टर था, उसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ऐड हो गया है। ये सब कुछ सर ने अच्छे से उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये बहुत बच्चे कहते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म? एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो संविधान हमारा है वो भी नेशनलिज्म से डिराइव्ड है, और एक जो हमारा कल्चरल नेशनलिज्म जिसको हम लोग शॉविनिज्म भी बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या कोई मीटिंग पॉइंट है, मतलब उन दोनों में क्या कोई कॉमन बात भी है, अगर है तो उसको डिस्कस करें, अगर कॉमन बात नहीं है तो फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग को डिस्कस करना है, और काफी अच्छे से हम लोग इसको पढ़े अपने क्लासेस में, अपने नोट्स में, संविधानवाद के बारे में, संविधानवाद में क्या अंतर होता है, और सर इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं किस तरह से अभी जो है वो एक तरह से ये हम लोग मैकेनिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म का, इसमें फोर्सफुली आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, अगर आप बोलेंगे तभी आप नेशनलिस्ट हैं। तो इस तरह का जो शॉविनिज्म है, जो मैकेनिकल कंसेप्ट है, इसको भी सर ने काफी अच्छे से डिस्कस किया क्लास में। ये भी हमारे लिए एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन करके आता था, और काफी अच्छे से इसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका था एक बार पहले, वापस से रिपीट किया है, संविधानवाद और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इट इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज टू बी कल्टिवेटेड इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एज परफॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में क्या कहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं सर यहाँ पे अलग अलग केसेस को लेकर के सर डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी उसको कैसे अपहेल्ड किया है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे क्लास का जो है वो स्नैपशॉट है, काफी अच्छे से सर क्लास में समझा रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। ये क्वेश्चन हमारे क्लास से डायरेक्ट हिट हुआ है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है किससे, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर से, मतलब आर्टिकल 368 और बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उससे। तो इसको काफी अच्छे से सर ने क्लास में देखिए समझाया है किस तरह से ये अप्लाई होता है, किस तरह से फ्लो चार्ट्स के हेल्प से इसको सर ने डील किया है। इसी तरह से आपको एग्जाम में इसको डील करके आना, काफी अच्छा आपको 20+ मार्क्स इसमें लेकर के आना। ये सब हमारे क्वेश्चन क्लास के हिट्स हैं। देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। ये भी सर ने जब यूट्यूब वीडियो पर डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, सर ने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आने का चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी जस्ट जो सरकार बनी है केंद्र में वो कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार है। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन फेडरलिज्म को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी को मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इंडियाज मल्टी पार्टी सिस्टम ऑन द स्टेबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर, टू व्हाट एक्सटेंट हैव कोलिशन गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड और वीकेंड द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव डायमेंशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पर मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या इंपैक्ट पड़ा है, मतलब मल्टीपल पार्टी होने से क्या हमारा संघीय ढांचा मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, इसको डिस्कस करना है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में दोनों में क्या इसका प्रभाव पड़ा है। तो काफी अच्छे से सर ने इस दोनों चीजों को क्लास में समझाया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्वेश्चन क्लास का डायरेक्ट हिट है। चलिए अब देखते हैं, हमारा आ गया इकोनॉमी का सेक्शन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इकोनॉमी फैकल्टी से कि आए और बच्चों को समझाए कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। लीजिए सर। थैंक यू सर। ओके, तो इकोनॉमिक्स से इस बार ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को देखने को नहीं मिले, बट जो भी आए थे हमारे क्लास से आए थे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो देखिए, चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, व्हाट इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूवमेंट। अब इसमें आप देखिए जो मैंने पढ़ाया था क्लास में, उसमें पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मैंने एक डायग्राम बनवाया था। ठीक है, कि जिसको आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा। लाइक जो आपका है कलेक्शन एजेंट है, प्राइमरी सेंटर होता है, सेकेंडरी सेंटर होता है, फिर प्रोसेसिंग सेंटर होता है, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से एक्सपोर्ट, फिर रिटेल एंड फिर एजेंट के द्वारा आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो इसका चैलेंजेस था उसको भी मैंने बताया था, एक अप स्ट्रीम चैलेंजेस में, एक डाउन स्ट्रीम चैलेंजेस में, ऐसे करके भी आप इसको बना सकते थे। एंड 8 में से मिनिमम आपको इसमें 4 नंबर ला सकते थे इसमें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब ये है जूट इज ए ग्रेट डिमांड बिकॉज ऑफ द चीपनेस सॉफ्टनेस। ये जो चीज था हमारा एक्सक्लूसिव बुक सारथी में कवर किया गया था, जो कि मेंस का हमारा एक्सक्लूसिव मटेरियल है, जो हमारे मेंस का मटेरियल है। ठीक है, तो हमारा जो सारथी है उसमें ये चीज एकदम से कवर था, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो आपको बस ये बुक पढ़ के जाना था एंड आपका क्वेश्चन उधर ही हो गया। चलिए आगे आते हैं हम। अब ये देखिए, डिस्क्राइब नेचुरल रिसोर्स
इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ई टेक्नोलॉजी फॉर द अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये आपको पढ़ना है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट चैप्टर में, ठीक है, जीडीपी एंड उसका लिमिटेशंस वाले चैप्टर में, मॉड्यूल में। तो आप देख सकते हैं क्लास में इंक्लूसिव ग्रोथ उसका क्या है, पेस अप्रोच, पैटर्न अप्रोच क्या होता है, लाइक इन आप अदर ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में पेस एंड पैटर्न का फर्क होता है, लाइक एक ही पेस से चलेगा वो, ठीक है, एंड पैटर्न वाइज चलेगा। ये नहीं कि वहां पे 4 की स्पीड से ग्रोथ हो रहा है, यहाँ 2x पे ग्रोथ हो रहा है, वहां 3x पे ग्रोथ हो रहा है, हर जगह 1x 1x 1x, फिर हर जगह 2x 2x 2x, फिर 3x 3x, ऐसे इसको कहा जाता है पैटर्न एंड द सेम पेस। इसको हमने कनेक्ट किया था क्लास में। एंड उसके देखिए विकसित भारत का फिर से आ गया हमारा इकोनॉमी मेंस सारथी में, जो कि हमारा मेंस का एक्सक्लूसिव बुकलेट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट हिट है क्लास एंड सारथी से। अब आते हैं नेक्स्ट में। ओके, जियोथर्मल एनर्जी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस था। इसको मतलब आप कन्वेंशनल ज्योग्राफी का क्वेश्चंस नहीं देख सकते, इसको एज ए करंट अफेयर्स देखिए, जो कि हमारा जो मेंस का मैगजीन है, ठीक है, अश्वमेघ, उसमें ये कवर किया गया था। आप देख सकते हैं सितंबर 2025 में फिर से सितंबर अक्टूबर का क्वेश्चन है। मतलब आप कल भी हमने देखा सितंबर अक्टूबर के ज्यादा क्वेश्चन आए थे, आज भी। तो आप देख सकते हैं क्यों न्यूज में है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद इसके चैलेंजेस क्या है, फिर वे फॉरवर्ड। मतलब एक कंप्लीट आंसर आपको दिया गया था कि आप ये पढ़ के जाइए एंड एग्जाम में लिख दीजिए, अपने से मेहनत करने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी। हमारा ये मेंस का मैगजीन उसी तरीके से डिजाइन किया गया था। मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब ये देखिए रेलवेज के ऊपर। अब जब भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक पढ़ते हैं तो उसमें रेलवेज की बात आती है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं, ये मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं हमारा लॉजिस्टिक पॉलिसी अंदर रेलवे सेक्टर का। ऊपर से जो हमारा प्रोग्राम है लेखनी आंसर राइटिंग प्रोग्राम, उसमें हम लोग जो करते हैं कि बच्चों को बुलाते हैं, उनको राइट अप करवाते हैं, 5 क्वेश्चंस देते हैं, बोलते हैं लिखो, एंड सामने में चेक करवाते हैं। उसमें सामने में ही चेक होता है 60 दिन, एंड उसमें ये क्वेश्चंस हमने दिए थे, ठीक है। एंड ये हमारा ब्रह्मोस में भी आया था क्वेश्चन, मतलब जो गेस्ट पेपर था हमारा, कि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रिटिकल एग्जामिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर हैव लेड टू हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इनएफिशिएंसीज। तो आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक के ऊपर हमारा इतना क्वेश्चन है ये थीम का। तो ये गेस्ट पेपर भी मार्केट में उपलब्ध है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं या टेलीग्राम पे देख लीजिए। चलिए आगे आते हैं। अब आइए देखिए फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी काफी चर्चा में रहता है, हर बार हर कोई पढ़ के जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे क्लास से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बताया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। उसके बाद मैंने इसमें बताया था आपको एंजल्स लॉ, जो कि कहता है जो पुअर पीपल है मोर टू स्पेंड ऑन फूड leads to the less saving, leads to the less investment in the human capital, leads to the low productivity, leads to the low income, and low income आएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, पुअर। तो इसलिए गरीबों को फूड सिक्योरिटी देने का ये मोटिव होता है कि उनमें एक सेविंग्स डेवलप करना। जैसे सेविंग्स डेवलप होगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। आप ऐसे कनेक्ट करके लिखिए, मतलब इकोनॉमी के टर्म में इसको एंजल्स लॉ से इंट्रोडक्शन दीजिए, एंड उसके बाद जो हमारा फूड सिक्योरिटी उसको लिख डालिए। आपको देखिए कैसे नंबर इसमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास प्रोग्राम का ही पार्ट आप देख सकते हैं। फंक्शन सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन इनकम वेयर इज द फंक्शन ग्रेटर देन 0, ये भी फॉर्मूला आप डाल दीजिए। चलिए अब देखिए हमारा पोर्ट्स वाला क्वेश्चन, ये सबका हालत खराब हो गया इसमें लिखने में। पोर्ट वाला क्वेश्चन जितने बच्चे मिले हैं बाहर के, हमारे बच्चों का नहीं हुआ भाई। आप देखिए ये पढ़ाई हुआ है पोर्ट्स वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी सागरमाला प्रोग्राम आप देख सकते हैं हमारा सारथी में है, तो इससे कनेक्ट करके आप लिख सकते थे। अदरवाइज ये पोर्ट्स डेवलपमेंट वाला आप देख सकते हैं लेक्चर में डायरेक्ट पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमी में। तो ये भी हमारा से डायरेक्ट हिट था। नेक्स्ट आते हैं। ओके अब साइंस आ गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवानंद सर प्लीज फिर से आइए एंड साइंस का क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर दीजिए। हम लोगों ने देखा अभी पॉलिटी इकोनॉमी में जब लगभग सारे क्वेश्चन जो ऐसे ही हैं जो हमने क्लास में कराए हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में आए हैं, हमारे सारथी जो हमारा मेंस का मटेरियल है बुकलेट है उसमें हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो साइंस टेक में आया है और उसका जो हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं साइंस में ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं पहले। ये हालांकि ये इकोनॉमी का ही पार्ट था,
ये जो है वो इकोनॉमी का ही लॉन्ग आंसर है, ठीक है। और हम लोग इसको साइंस टेक में पढ़ते हैं, इंडस्ट्री 4.0। देखिए क्लास में कैसे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करके पढ़ रहे हैं। इसका जो फर्दर सब कंपोनेंट एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और साथ साथ हमने क्लास में ये भी बताया था कि इंडस्ट्री 4.0 कैसे इवॉल्व हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंडस्ट्री पहला था, उसके बाद इंडस्ट्री 2.0 आया, फिर 3.0 आया 90 में जब आईसीटी का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर ग्लोबली हम लोग ग्लोबलाइजेशन आया, और फिर अभी हम लोग इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पढ़ते हैं। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने क्लास में इसको डील किया है। ये क्वेश्चन हालांकि हमने साइंस टेक में पढ़ा था, लेकिन ये आ गया इकोनॉमी में, कोई बात नहीं, जो जो उस कंसेप्ट को हम लोग इस अप्रोच से लिख सकते थे। ये भी हमारे लिए क्लास से बिल्कुल डायरेक्ट हिट था। अब देखते हैं साइंस टेक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले उसको डील करते हैं। अब देखिए साइंस टेक का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है वो आया था न्यू इंडियन साइंस स्पेस पॉलिसी पे। स्पेस टेक हमारे लिए हमेशा इसे न्यूज में था, खास करके अभी जो डेवलपमेंट हुए थे लगातार न्यू स्पेस पॉलिसी को लेकर के या प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस को लेकर के, तो काफी न्यूज में था। और डायरेक्टली हम लोग इसको क्लास में पढ़े भी थे, इंडियन स्पेस पॉलिसी का क्या एम है, क्यों ये आया था, क्या इसका एम था, और मेन एम इसका था प्राइवेट सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना। तो हम लोगों ने कंप्रिहेंसिवली इसके सारे डायमेंशंस को क्लास में ही कवर किया। आप लोग देख सकते हैं क्लास का हमारा स्नैपशॉट है, और पूछा है कि इस कंटेक्स्ट में ड्रोन स्वार्म जो है कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। देख ले स्वार्म ड्रोन्स को हम लोग कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। तो काफी है, इस जो भी डायमेंशन इस क्वेश्चन का है, जो भी डायमेंशन इस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है अपने साइंस टेक क्लास में। तो काफी आराम से आप इस 36 मार्क्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये है हमारा साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, जो पीएमएलए के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी का जो पीएमएलए के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। तो हम लोगों ने दोनों थीम्स को डिस्कस किया है। हमारा सारथी का जो स्नैपशॉट है साइबर सिक्योरिटी का, देख लीजिए काफी अच्छे से हमने कंटेंट कवर किया। हमने क्लास में भी साइबर सिक्योरिटी का अच्छे से डील किया है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इंडिया में कुछ अटैक्स हुए हैं अभी, कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया। बिहार के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया है, और पीएमएलए वाला फैक्टर जो उसको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से कवर किया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। हालांकि ये और में था, आप दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है सोशल नेटवर्किंग साइट से। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था। आप डायरेक्टली इसको पढ़ कर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने पढ़ा है कि हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में क्या क्या चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसका एक कंपोनेंट डिजिटल डिवाइड है, एक कंपोनेंट डिजिटल इलिटरेसी। हम लोगों ने इस टॉपिक को फर्दर टॉपिक्स के अंदर पढ़ा है। तो 2-3 टॉपिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा उसको कंबाइन करके हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, द हाई इंडियनाइजेशन ऑफ स्पेस आईटी डिफेंस इज बिलीव्ड टू बी बेस ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी, एग्जामिन द की इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स दैट स्टिल इवन कम्पिटिटिव। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2-3 टॉपिक्स को मिला के बनाया गया। जब भी हम लोग स्पेस पढ़ते हैं तो हमारा उसमें एम क्या है, सेल्फ रिलायंस। जब भी हम लोग डिफेंस पढ़ते हैं तो हमारा क्या है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, कि हम लोग डिफेंस में आत्मनिर्भर बन जाएं। जब हम लोग आईटी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा क्या है कि हम लोग उसमें सेल्फ रिलायंस पे शिफ्ट कर जाएं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को हमारा एम है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएं। लेकिन अभी भी हमारे पास उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, खास करके इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, और टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी। तो हम लोग इस डायमेंशन से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि संस्थागत मतलब अभी भी हमारे पास जो रेड टेपिज्म है, अभी भी अलग अलग सेक्टर्स जो है वो अलग अलग चीजों को देखते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है हमारे पास। फाइनेंशियल दिक्कत हमारे पास, लैक ऑफ फंड्स है, रिसर्च के लिए फंड्स हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजिकल हमारे पास लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इस तरह से हम लोग 2 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ करके हम लोग उसको कंबाइन करके इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसको हम लोग अलग अलग चीजों के नॉलेज पे इसको कर सकते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हमने स्पेस का एप्लीकेशन पढ़ा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो हम लोग उस तरीके से इस क्वेश्चन को स्पेस का एप्लीकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग कर सकते थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिहार में फ्लड्स के बारे में, ड्रॉट के बारे में, ये सब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। तो उस नॉलेज से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक्सप्लेन हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विथ एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कैन
मीनिंगफुली एड्रेस पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल बेल्ट, सप्लाई सपोर्ट विद करेक्ट एग्जांपल। अब देखिए ये कह रहा है कि हम लोग किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो जब हमने क्लास में पढ़ा था नैनो टेक्नोलॉजी, हम उसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने अच्छे से एनवायरमेंट वाले सेक्शन को डील किया था कि नैनो फिल्ट्रेशन, नैनो बायोफिल्टर्स, नैनो एब्जॉर्बेंट्स के हम लोग हेल्प से इस चीज को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छे से कंप्रिहेंसिवली पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द एक्सपेंशन ऑफ स्टेम एजुकेशन इन बिहार been successful in bridging regional and educational disparities, discuss the hurdles of digital divide and teacher capacity। अब देखिए क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला चीज कह रहा है कि किस तरीके से सिस्टम एजुकेशन जो है बिहार में एक्सपैंड कर रहा है, तो हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है, अपने नोट्स में सारथी में पढ़ा है, क्लास में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि हमारे पास हर्डल जो है डिजिटल डिवाइड के रूप में वो कैसे हैं, हम लोगों ने उसको भी डील किया है। देखिए प्रॉपर्ली हमने देखा है डिजिटल डिवाइड क्यों हमारे लिए समस्या है, बिहार में क्या डेटा है टेन डेंसिटी का, इंडिया में क्या डेटा है, तो हम लोगों ने कंप्रिहेंसिवली इसको देखा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग फिलोसफी। हालांकि हमने करंट अफेयर्स के मैगजीन में इससे रिलेटेड एक चीज डिस्कस किया था कि जो हमारा जो नेशनल अनुसंधान का जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है, लेकिन देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि फिलोसफी ऑफ जय अनुसंधान एंड जय अनुप्रयोग प्लेड इन द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनेस इन इंडिया क्रिटिकलाइज इंडियाज करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। एआई और रोबोटिक्स, इन दोनों के फील्ड में हम लोग रिसर्च के हेल्प से कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंस तक पहुंच सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का बेसिक नीड है। हम लोग इसको अपने जो बेसिक नॉलेज है उससे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा पेपर का एनालिसिस। अब कैसा रहा एनालिसिस के बारे में निशान सर फर्दर आप लोगों को बताएंगे। सर आप भी इधर ही आ जाइए। ये बताइए आप आपके हिसाब से पेपर कैसा साइड पे है, टफ साइड पे की जी? देखिए पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ टू मॉडरेट साइड पे है, क्योंकि बच्चों जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन का बच्चों को उम्मीद रहता है कि हम लोग जो रट के गए हैं पढ़ के गए वही क्वेश्चन आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके समझदारी को चेक करते हैं, आपके नॉलेज के एप्लीकेशन को चेक करते हैं। ओके, एंड सर ये इसमें सेफ स्कोर GS2 में क्वालिफाई करने के लिए क्या रहने वाला है? मेरे हिसाब से 150 के आसपास 150 स्कोर इसमें सबका रहने वाला है सेफ। ऑन एन एवरेज इसमें बच्चे कितना स्कोर करेंगे, मतलब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया पेपर देख के कि ऑन एन एवरेज थोड़ा पेपर टफर साइड्स पे तो स्कोर कम करेंगे, लेकिन ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप 140 145 150 लेके आते तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो 150 का स्कोर अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे 75 to 80% ऑफ द क्वेश्चन थे वो आए थे समर्पण बैच से, जो कि हमारा मेंस का बैच है। जो मेंस का कोर्स है उसमें से 75 to 80% हिट रेशियो गया है, एंड बाकी के जो क्वेश्चन आए हैं 20% या 15% कह लीजिए, वो आपको हमारे सारथी, मतलब जो हमारा एक्सक्लूसिव मैगजीन है मेंस का एक्सक्लूसिव मटेरियल उससे आए थे, एंड बाकी के 1-2% मान लीजिए 5% वो रैंडम क्वेश्चंस थे। तो ये सर ओवरऑल जो हमने पढ़ाया वही एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला मेंस का हमारा कोर्स था जिसमें हमने लाया। अब ये बताइए आप कि अब आने वाला है 72वीं एग्जाम। अब 72वीं एग्जाम में जो हमारा बैच है धुरंधर जो हमारा बैच है उसका भी हमारा यही अप्रोच होगा कि जो क्लास में उधर ही से हिट लगवाना एग्जाम में। अब देखिए इस मेंस वाले में हम सर एक चीज ऐड करेंगे, आप यहाँ पे लेखनी को भूल गए। हाँ, लेखनी हमारा आपके पास ये सब चीज का नॉलेज है, पर अगर आपको उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, अगर आपको उसको लिखना नहीं आता अच्छे से, तो फिर वो एफर्टलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। तो जो बच्चे हमारे इस लेखनी बैच में थे और लगातार 60 डेज उन्होंने हमारे सामने आंसर राइटिंग किया है, सेम डे कॉपी चेकिंग है, सेम डे इवोल्यूशन है, वहां पे हमने देखा काफी इंप्रूवमेंट है। और लगातार इन बच्चों को मैसेज आ रहा है कि सर एग्जाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि हमने लगातार आंसर्स को लिखा है। तो यही हम देख रहे हैं कि हमारा यही रेशियो हमारे प्रीलिम्स बैच में भी रहेगा। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे क्लास के नोट से रहेंगे, क्लास के जो डिस्कशन हुआ है, बोर्ड का जो PDF है उसी से रहेगा, हमारे DPP से रहेगा, हमारे टेस्ट सीरीज से रहेगा। तो बस आपको ध्यान ये करना है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उस पर स्टिक कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए।
ठीक है, तो आप भी हम लेखनी बैच के हमारे मेंटोर थे, ठीक है, तो आपने भी देखा ओवरऑल कि बच्चों का क्या इंप्रूवमेंट हुआ डे 1 टू डे 60 में, ठीक है, तो वो हमारा बेनिफिट कर गया एंड हमारे जो बच्चे मेंस दे रहे हैं होपफुली वो सबको बेनिफिट किया होगा। एंड जो हमने बात की स्लाइड स्टार्ट होने से पहले कि तूफान आया है सीएसएम का, तो सही में द हाइप इज रियल, तूफान आ चुका है, जो हमने पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आया है। तो आप भी अब जाइए, जिन्होंने मेंस दे दिया है कल ऑप्शनल है उसकी तैयारी करिए, एंड जिन्होंने 72वीं दे रहे हैं अपना पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब 72वीं का भी एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो हमारा धुरंधर बैच है, उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। चलिए धन्यवाद।